रूस को लग सकता है कि पतन निकट है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि वह रूस और उसके सहयोगियों पर और अधिक प्रतिबंध और द्वितीयक प्रतिबंध लगाएंगे, और ऐसा लगता है कि जैसे तय समय पर अब सभी रूसी नेता सामने आकर दुनिया को परमाणु युद्ध के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। हमारे पास पुतिन हैं, हमारे पास लावरोव हैं और हमारे पास पेस्कोव हैं। हमेशा की तरह शैतान का गठबंधन, और अब ये सभी एक ही बात कह रहे हैं। पश्चिम रूस को कम आंक रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या कहना है, लेकिन मुझे तो लगता है कि रूस ने ही यूक्रेन को कम आंका था। वे कीव 3 दिन में चाहते थे। अब 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, वे अभी तक यूक्रेन की राजधानी नहीं पहुंच पाए। रूसी पतन आने वाला है और रूसी नेता घबरा गए हैं। वे रूसी नागरिकों पर ध्यान देने के बजाय दूसरे देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि रूसी नागरिकों के पास अभी भी पानी नहीं है। डोनेट्स्क में लोग बिना पानी के कैसे रहते हैं, बिना सम्मान और जमीर के? क्या ये ठीक है? आप अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। क्यों? बस ऐसे मजाक के लिए। 10 तारीख से पानी नहीं है। पानी कहाँ है? तो चलिए इन सब बातों में चलते हैं। बेशक पुतिन की टिप्पणियों से शुरू करते हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का पश्चिम के लिए एक संदेश था, अपने सैनिकों को यूक्रेन मत भेजो। ये संभावित संपर्कों से संबंधित है। अगर वहां कुछ सैनिक दिखाई देते हैं, खासकर अब जब लड़ाई जारी है, तो हम इस आधार पर चलते हैं कि वे विनाश के वैध लक्ष्य होंगे। उन्हें नष्ट करने के लिए वैध लक्ष्य। कल ही यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए युद्ध के बाद की सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया, जिसमें जमीन, समुद्र और हवा में एक अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन बल शामिल है। क्रेमलिन इसका विरोध कर रहा है। यह व्लादिमीर पुतिन के लिए इसलिए और शर्मनाक था क्योंकि यह आर्थिक शिखर सम्मेलन था, लेकिन वह रूसी अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करना चाहते थे। इसका कारण बहुत साधारण है। देखिए, रूस के सबसे बड़े बैंक और रूसी सेंट्रल बैंक दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं, और यह रूसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग कर सकते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि ऐसी सभी भू राजनीतिक खबरों से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। के अनुसार क्रेमलिन स्टेट बैंक के अनुसार रूसी अर्थव्यवस्था के लिए मंदी की शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ हमारे पास एक और लेख है। रूस के सबसे बड़े बैंक प्रमुख के अनुसार रूसी अर्थव्यवस्था तकनीकी ठहराव पर पहुंच गई है, लगभग 0 वृद्धि के करीब। यह तब हुआ है जब पुतिन ने अपने बिना मतलब के आक्रमण को फंड करने के लिए अरबों खरबों डॉलर छापे हैं। खैर, मैं विषय से भटक गया। चलिए उस मुद्दे पर वापस आते हैं जिस पर पुतिन वास्तव में चर्चा कर रहे थे। वह यूक्रेन में विदेशी सैनिकों को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि किसी तरह से वह रूसी सुरक्षा के लिए खतरनाक है। वैसे उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में पूरी तरह ठीक हैं। क्या आप जानते हैं इस स्थिति को क्रेमलिन के लिए और शर्मनाक क्या बनाता है? हमारे पास वास्तव में रूस में बीबीसी के एक बहादुर रिपोर्टर हैं, स्टीव रोसेनबर्ग, जिन्होंने क्रेमलिन के प्रवक्ता से ठीक यही सवाल रूसी दर्शकों के सामने पूछा। ऐसा क्यों है कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में आकर यूक्रेनी सैनिकों से लड़ सकते हैं, लेकिन यूक्रेन अपने सहयोगियों से मदद नहीं मांग सकता? और सोचिए, रूस ने वही किया जो वह आक्रमण की शुरुआत से कर रहा है। वे हर उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें कोई तर्क हो। आप खुद ही सुन लीजिए। हम इसे अपने लिए खतरा मानते हैं। यूक्रेन की ज़मीन पर, हमारी सीमाओं के पास अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं या किसी भी विदेशी सेना या नाटो देश की सेनाओं की मौजूदगी, तो हमारी समझ में इससे यूक्रेन संघर्ष के समाधान के करीब पहुंचने में कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन रूस के अनुसार यूक्रेन को यह अधिकार क्यों नहीं कि वो अपने क्षेत्र में जिसे चाहे बुला सके? रूस तो उत्तर कोरियाई सैनिकों को बुला रहा है। फिर ये हमारे लिए खतरा है, ये हमारे लिए असली खतरा है, क्योंकि हम नेटो के दुश्मन हैं। उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन के लिए खतरा है। रूसी अधिकारी बिना शर्म के लगातार झूठ बोलते हैं जब तक उन्हें रोका न जाए। इसी वजह से हम इस चैनल पर शुरू से ही कह रहे हैं, जब से यह आक्रमण शुरू हुआ, रूस केवल ताकत की भाषा समझता है। वे शांति नहीं समझते, वे बातचीत नहीं समझते, क्योंकि आखिरकार रूसी नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे अब यह एहसास होने लगा है कि रूसी नागरिकों को भी इस बात की परवाह नहीं है कि उनके कितने साथी नागरिक मर रहे हैं।
क्योंकि पुतिन इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और इसी वजह से वे बातचीत को भी लंबा खींच रहे हैं। अब उनकी नई चाल यह है कि वे जेलेंस्की को मॉस्को बुला रहे हैं ताकि शांति समझौते के लिए बातचीत की जा सके। इसी दौरान पुतिन लगातार हमले करने का आदेश दे रहे हैं। यूक्रेनी शहरों और नागरिकों पर मिसाइल हमले करवा रहे हैं। असल में सिर्फ पिछली रात ही रूस ने इस आक्रमण की शुरुआत के बाद से यूक्रेन पर दूसरा सबसे बड़ा हमला किया। सौभाग्य से यूक्रेन 800 ड्रोन, 9 स्कैंडर क्रूज और 4 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें रोक सके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सबसे बड़े हमलों में से एक था। इसका मतलब है कि 9 मिसाइलें और 50 से ज्यादा ड्रोन पार हो गए। इनके कारण 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक शिशु भी शामिल था। रूस के लिए वह शायद भविष्य का नेटो कमांडर था, इसलिए रूस बच्चों को मारने में भी खुश है। यही बहाना क्रेमलिन अधिकारी हमेशा इस्तेमाल करते हैं। नवजात 2 साल का बच्चा या 80 साल का बुजुर्ग, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस के लिए आप कोसीटी किए सब नाटो का हिस्सा हैं, इसलिए यूक्रेन और उसके नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे समझ नहीं आता कि अगर नाटो के सैनिक यूक्रेन में हैं तो रूस को गुस्सा क्यों आएगा। रूस जब भी यूक्रेनी नागरिकों को मारता है तो पहले ही कह देता है कि वह नाटो का हिस्सा है, इसलिए वह मरने का हकदार था। तो असली सैनिकों को मंजूरी क्यों न दें। और ऐसा लगता है कि हर बार जब राष्ट्रपति ट्रंप कुछ करने वाले होते हैं या पश्चिमी नेता कुछ करने वाले होते हैं, यूक्रेन का समर्थन करने वाले होते हैं, रूस के खिलाफ यूक्रेनी लड़ाई का समर्थन करने वाले होते हैं। रूसी नेता हमेशा सामने आकर खुलेआम पश्चिमी नागरिकों को धमकियां देते हैं। यह वही है जो रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने सिर्फ कल कहा था। उन पर हमला किया गया, समझ रहे हैं? उन्होंने उन लोगों पे हमला नहीं किया, आप जानते हैं। उन्होंने गलत लोगों से पंगा लिया, आप समझ रहे हैं। और मुझे हैरानी इस बात की है कि पश्चिम अभी भी सदियों के इतिहास से कोई सबक नहीं ले पाया है, जब उसने बार बार रूस को रोकने, दबाने और सजा देने की कोशिश की है। अधीन करना, सजा देना, ये मजाकिया है। लावरा कहना चाहता है कि पश्चिम इतिहास से कुछ नहीं सीखता। रूस में रूसी इतिहास का जिक्र करने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा ही होता है। असल में 1939 में जो स्टालिन हिटलर की साझेदारी हुई थी, उसके बारे में बात करना रूस में गैर कानूनी है। वही साझेदारी जिसकी वजह से हिटलर और स्टालिन ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। रूस में यह बताना भी अवैध है कि स्टालिन ने करोड़ों रूसियों को गुलाग भेजा था। किसी वजह से पुतिन सोवियत साम्राज्य को फिर से बनाना चाहते हैं और वह नहीं चाहते कि रूसी नागरिक उस पुराने सोवियत साम्राज्य के बारे में सच्चाई जाने, जो वास्तव में इस दुनिया में मौजूद था। यहाँ रूसी दादाजी हैं जिन्हें अपना इतिहास पता है। उन्होंने स्टालिन पर यह कहा। आइए सुनते हैं। स्टालिन थे एक हत्यारे, उन्होंने बहुत सारे रूसी लोगों को मार डाला। उन्होंने हमारे सबसे मजबूत लोगों को दफना दिया और अब हम सब कमजोर हो गए हैं क्योंकि सबसे मजबूत लोगों को उन्होंने दफना दिया। दुर्भाग्य से वह दादाजी को सिर्फ इतना कहने के लिए 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया कि स्टालिन ने सभी मजबूत रूसी लोगों को मार डाला। अगर मैं रूसी नेता होता तो ऐसी बातें बढ़ावा देता ताकि ये दोबारा ना हो, लेकिन पुतिन इसे गैर कानूनी बनाना चाहते हैं। शायद वह सोवियत साम्राज्य फिर से बनाना चाहते हैं। और सौभाग्य से मैं सच में उम्मीद करता हूं जब मैं ये कहता हूं कि ऐसा लगता है कि अमेरिकी प्रशासन आखिरकार रूस पर असली दबाव डालने के लिए तैयार हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में इतनी सारी कोशिशें बर्बाद करने के बाद आखिरकार हमारे पास कुछ ऐसे बयान हैं जो ऐसा लगते हैं कि हम अमेरिका EU की ओर प्रगति कर रहे हैं। प्रतिबंध सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि किसी भी देश पर जो रूसी युद्ध मशीन का समर्थन कर रहा है, जो पुतिन की जेबें भर रहा है। इसमें भारत शामिल होगा, इसमें चीन शामिल होगा, इसमें तुर्की शामिल होगा जो एक और नाटो सदस्य है, और निश्चित रूप से ब्राजील और निश्चित रूप से कुछ यूरोपीय देश भी। यहाँ ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसिन ने अभी क्या कहा है? हम तैयार हैं। रूस पे दबाव बढ़ाने के लिए हमें अपने यूरोपीय साझेदारों का समर्थन चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ साथ में करें। अब भी हम एक दौड़ में हैं कि यूक्रेनी सेना कितने समय तक टिक सकती है और रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकती है। और अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ और अधिक प्रतिबंध द्वितीयक शुल्क उन देशों पर लगा दें जो रूसी तेल खरीदते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी और इससे राष्ट्रपति पुतिन बातचीत की मेज पर आ जाएंगे। और यह सिर्फ बेसेंट ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप भी लगातार पुतिन पर टिप्पणी कर रहे हैं और कार्रवाई के मूड में दिख रहे हैं। आखिरकार
राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के बिना प्रतिबंधों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसा कि आप में से कई जानते हैं, सीनेट में यहाँ हमारे पास एक बिल है जो राष्ट्रपति ट्रंप को किसी भी ऐसे देश पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति या क्षमता देता है जो रूस की युद्ध मशीन का समर्थन कर रहा है, और उन्हें बस फैसला करना है और उनके पास प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी समर्थन है। अब हम कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं जो शायद अगले हफ्ते हो सकती है, क्योंकि उन्होंने यही कहा है। वीडियो में पहले जिस बड़े रूसी हमले को हमने कवर किया था, उसके बाद रूस ने सप्ताहांत में यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया, लेकिन वह असल में वह आपको आपकी चाहिए चीज नहीं दे रहा। क्या अब आप उस पर कम भरोसा करते हैं? खैर, कोई भी रूस में मुझसे सख्त कोई नहीं था। इसका संबंध पाइपलाइन से है, जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 2 और बहुत सारी दूसरी चीजों से भी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं पूरी स्थिति से खुश नहीं हूँ। आप जानते हैं, ये दिलचस्प है। ये हमें प्रभावित नहीं करता क्योंकि ये हमारे सैनिक नहीं हैं, लेकिन अब वे हार रहे हैं। मैं आपको पहले 5000 बताता था, अब यूक्रेन और रूस के बीच में हर हफ्ते 7000 सैनिक खो रहे हैं, हर हफ्ते 7000 सैनिक। ये मानवता की कितनी भयानक बर्बादी है। तो नहीं, मैं वहाँ जो हो रहा है उससे खुश नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है कि इसका हल निकल जाएगा। तो मैंने 7 युद्ध सुलझाए, या मैंने कहा होता शायद सबसे आसान युद्ध होता सुलझाने के लिए। लेकिन युद्ध में आप कभी नहीं जानते कि आपको क्या मिलने वाला है। लेकिन हम इसे सुलझा लेंगे, मुझे विश्वास है कि हम इसका हल निकाल लेंगे। मैं उनसे और इससे खुश नहीं हूँ। खैर, देखेंगे। हमारी कुछ दिलचस्प चर्चाएं हुई हैं। अब जानते हैं, कुछ यूरोपीय नेता सोमवार या मंगलवार को हमारे देश आ रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से। और मुझे लगता है कि हम इसे सुलझा लेंगे। हमें करना ही होगा। आप हार नहीं सकते। जब आप हर हफ्ते बिना कारण 5 से 7 हजार सैनिक खोते हैं तो इसे सुलझाना जरूरी है। सभी युद्धों में, चाहे वह कांगो हो या रवांडा, उन्होंने कहा था कि इसे सुलझाना नामुमकिन है। आप हर एक को देखिए। मेरा मतलब है, ये सारे युद्ध नामुमकिन थे, मैंने हर एक को सुलझा दिया। 7 में से 7। मैंने इसे सबसे आसान समझा था, पर यह इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है ये सुलझ जाएगा। ने एक दिमाग घुमा देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी वजह से आप अपने होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके 1000 से भी कम व्यूज हैं, जैसे कि ये वाला वीडियो। अब जाहिर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को चैनल शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अभी एकदम सही समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे लगता है आपके मन में चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर कई सवाल हैं। हमें कई बार आप में से कुछ के ऐसे सवाल ईमेल मिलते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दे दें। तो अगर आप अपना खुद का चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ YouTube पर देख सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें। पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वह योजना के पहले चरण में है, यानी शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश कर रहे हैं। रूस को बहुत सारी रियायतें देकर, जिन पर यूक्रेन ने वास्तव में सहमति जताई थी, यूक्रेन ने बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमति दी। यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ढांचे पर हमला करना बंद करने पर भी सहमति दी। यूक्रेन ने स्वीकार किया कि वह पुतिन से मास्को छोड़कर कहीं भी मिल सकता है, और इन सब के बाद भी शांति नहीं चाहने वाले पुतिन ही थे। स्पष्ट है, पहला चरण काम नहीं आया तो उम्मीद थी कि वह दूसरे चरण पर जाएगा, और ऐसा लगता है कि दूसरा चरण रूस पर दबाव डालने से जुड़ा है। और उनसे हाल ही में यह सवाल पूछा गया था और उन्होंने यही कहा, अब हम हमारे पास राष्ट्रपति जेलेंस्की के कुछ क्लिप्स भी हैं, जिन्होंने पुतिन के मास्को आकर शांति वार्ता के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी, और उनका जवाब काफी साफ और सीधा था। पुतिन जब यूक्रेनी शहरों पर हमला कर रहे हैं और निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, तब यूक्रेनी राष्ट्रपति कभी उस शहर नहीं जाएंगे जहां ये हमले तय होते हैं। वह शहर मॉस्को है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा था, जैसा कि उन्होंने कहा,
हम रूस बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक रूस निर्दोष लोगों पर हमला करना बंद नहीं करता। यहाँ उन्होंने क्या कहा वह कर सकते हैं। कीव आ सकते हैं। आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान मिलना नहीं चाहता तो निश्चित रूप से वह कुछ ऐसा प्रस्ताव दे सकता है जिसे मैं या अन्य लोग स्वीकार नहीं कर सकते। ये समझना आसान है कि मैं मॉस्को नहीं जा सकता जब मेरा देश हर दिन मिसाइलों और हमलों के तहत है। मैं इन आतंकवादियों की इस राजधानी में नहीं जा सकता। ये समझना आसान है और वह भी इसे समझता है। ये वही प्रस्ताव है जैसा मैंने कहा था कि उसे कीव आना होगा। हाँ, तो ये समझना आसान है कि वह ऐसा फिर से बैठक को टालने के लिए कर रहा है। मैंने हमेशा कहा कि हम पुतिन पे भरोसा नहीं कर सकते। वह चालें चलता है और अमेरिका के साथ भी यही कर रहा है। मेरी यही समझ है। बिल्कुल। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि वह पुतिन से मिलना नहीं चाहते। दरअसल यही विचार सबसे पहले उन्हीं का था। वह पुतिन से मिलकर उनसे शुरू किए गए इस हमले को रोकने पर चर्चा करना चाहते थे। वह बस रूस में पुतिन से नहीं मिलना चाहते। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पुतिन जेलेंस्की की सुरक्षा को लेकर कितने भी वादे करें, यह वही देश और वही नेता हैं जिन्होंने वादा किया था कि वे कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने वह वादा तोड़ दिया। असल में पुतिन ने 1999, 2008 और 2011-2012 में वादा किया था कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है। उन्होंने ये सार्वजनिक बयान दिए थे जिनके हमारे पास वीडियो क्लिप्स हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि क्रीमिया रूसी क्षेत्र नहीं है, लेकिन 2014 में उन्होंने वह वादा तोड़ दिया। 28 फरवरी 2022 को आक्रमण से 2 दिन पहले पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर रूसी सैनिकों का हमला करने का कोई इरादा नहीं है। फिर बस कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वह वादा तोड़ दिया और अपनी 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। मुझे लगता है कि इतिहास ही इसका सबूत है कि हम रूस पर भरोसा नहीं कर सकते, हम पुतिन पर भरोसा नहीं कर सकते। और यही वजह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस नहीं जाना चाहते। वह पुतिन से सऊदी अरब और अमेरिका में मिलने को तैयार हैं। दोनों जगह पुतिन पहले जा चुके हैं। यहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्या कहा? राष्ट्रपति महोदय, मैं किसी भी तरह की बैठक के लिए तैयार हूँ, लेकिन रूस में नहीं। कोई भी बैठक द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय। अगर आप खुश होंगे तो हमें भी खुशी होगी। और यहाँ तक कि वे पूर्व शर्तें भी जो साल की शुरुआत में थीं, पहले युद्ध विराम और फिर बैठक, फिर हमने सुरक्षा गारंटी की बात की और फिर बैठक। वैसे मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का आभारी हूं कि जब वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक हुई थी तो राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका सुरक्षा गारंटी में शामिल होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। उन्होंने भी आगे बताते हैं युद्ध कैसे रोक सकते हैं, और हम ऐसा केवल रूस और उन देशों पर दबाव डालकर ही कर सकते हैं जो रूसी युद्ध मशीन का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद कह चुके हैं, युद्ध जीतने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, पैसा, पैसा और पैसा। अगर हम देखें रूस पैसा कैसे कमा रहा है, तो हमारे पास पुतिन को शांति वार्ता के लिए लाने का अच्छा मौका है। हमें पुतिन पर और दबाव डालना है। इसके लिए अमेरिका का सहयोग चाहिए। मैंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस पर सही हैं, यूरोपीय लोग वे। मैं सभी साझेदारों का बहुत आभारी हूं, लेकिन उनमें से कुछ, मेरा मतलब है, वे अभी भी तेल और रूसी गैस खरीदते रहते हैं और ये उचित नहीं है। सीधे कहूं तो ये सही नहीं है। तो हमें रूस से किसी भी तरह की ऊर्जा लेना बंद करना होगा। और वैसे भी कुछ भी, रूस के साथ कोई भी सौदा, अगर हम उन्हें रोकना चाहते हैं तो हमारे पास कोई भी सौदा नहीं होना चाहिए। व्हाइट हाउस के पास सबसे ज्यादा ताकत है और मुझे भरोसा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा करेंगे। हम पुतिन पर दबाव डालेंगे और यही एकमात्र तरीका है। हत्यारे को कैसे रोका जाए? आपको उसका, मेरा मतलब है, उसका हथियार छीनना होगा। ऊर्जा उसका हथियार है।